गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, जो इतिहास का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग दक्षिण भारत का जो संगम हुआ था, यानी कि जो कवि सम्मेलन हुई थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। जो बच्चे पुराने जो वीडियो मेरे देखते आ रहे हैं, यानी प्रीवियस क्लासेस जो देखते आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि पिछला जो क्लास जो हुआ था किस टॉपिक हुआ था और आज की जो क्लास है किस टॉपिक पर होने वाली है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप शुरू से अगर देखते आ रहे हैं तो आपको बेहतर तरीका से इतिहास समझ आता है। इतिहास क्या है? एक कहानी है। इस बात को हमेशा रटते रहना, तभी जाकर आपको कहानी की तरह समझ आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में, जैसे कि पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, आज की वीडियो में हम लोग चेर, चोल और पांड्य वंश के जो राजाओं थे उनके बारे में हम लोग को डिटेल से समझना है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं? आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे चेर वंश के राजाओं के बाद। देखो, तीनों को एक साथ इसलिए लिखा हूं कि तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि तीनों में जब बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो मिलेगी जो तीनों को एक दूसरे से अलग करता है। और क्या है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है ना, इसी कन्फ्यूजन में हो जाता है आदमी कि कौन सा आंसर किसके साथ होगा। इसीलिए जब तीनों एक साथ लिखा जाता है तो बेहतर तरीका से क्या होता है, समझ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो चेर का जो अर्थ क्या होता है। देखो, तीनों का अर्थ समझना है। चेर का अर्थ, चोल का अर्थ, पांड्य का अर्थ। तो चेर का अर्थ क्या होता है? देखो, एक ट्रिक से याद कर लो कि हमको क्या करना है, पर्वत को चीर देना है। पर्वत को चीर देना है, क्या करना है? पर्वतों को चीर देना है। अब पर्वत को चीर देना है, इसके पर्वतों को चीर देना है। पर्वत को चीरना मतलब होता है बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि संघर्ष करना है। वो सब छोड़ो, ठीक है, बस क्या करना है, पर्वतों को चीर देना है। तो यानी कि चेर का जो अर्थ होता है क्या होता है? पर्वत होता है। अब ये अर्थ क्या है, मतलब बहुत सारे सोच रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। जैसे हर किसी के नाम का अर्थ होता है ना जी, जैसे मेरे नाम का अर्थ होगा, आपके नाम का अर्थ होगा, हर किसी के नाम का अर्थ होगा, या किसी न किसी जो भी नाम है किसी न किसी वजह से रखा गया है। तो चेर का मतलब होता है पर्वत, यानी चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। ठीक है, यानी चेर को क्या करना है? चेर जो है क्या कर रहा है? पर्वतों को चीर देंगे, याद रखना। उसके बाद देखेंगे पांड्य वंश का। पांड्य वंश का क्या अर्थ होता है? पांडव को याद रखना कि पांडव जो थे क्या थे? महाभारत के जो पांड्य थे, पांडव जो थे बहुत ही प्राचीन थे। ठीक है, तो पांड्य का क्या याद करना है? पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश। और चोल का क्या अर्थ होता है? चोल का अर्थ होता है नया देश। क्या होता है? चोल का अर्थ होता है नया देश। समझ आए? समझे? तीनों का अर्थ समझ गए। अब हम लोग चेर के बारे में पढ़े लो। चेर के जो जानकारी मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। अब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं पहले ही आपको बौद्ध धर्म जो पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था, बाद में भी बताया था। ये सारी चीजें ऑलरेडी बताया जा चुकी है आपको। अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जाएगी। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से किस चीज की जानकारी मिलती है? चेर वंश की जानकारी मिलती है। केरल पुत्र कहा गया है इनको, चेर वंश के, यानी चेर राजाओं को केरल पुत्र कहा गया है। किसने कहा है? तो अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में ये कहा है। ये चेरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो चेरों के लिए केरल पुत्र शब्द प्रयोग किया है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, केरल पुत्र किसे कहा गया है? तो चोर को कहा गया। किसने कहा है? तो अशोक ने कहा है। किस अभिलेख में इसकी जानकारी है? तो द्वितीय शिलालेख में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, समझ आएगा? समझे? अब इनकी राजधानी कहाँ थी? बज्जी और कुरूर। बज्जी या कुरूर, इनकी राजधानी, चेरों की राजधानी कहाँ थी? बज्जी या कुरूर थी। ठीक है, अब इनके चिन्ह जो है इसको याद रखना, चिन्ह जो है धनुष। अब एक और ट्रिक बताता याद रखो, चेर जो है पर्वतों को चीर देंगे, क्या चीज से? धनुष से। चेर जो है पर्वतों को चीर देंगे, पर्वतों को चीर देंगे क्या चीज से? धनुष से। यानी कि चेर का अर्थ होता है पर्वत, और ये क्या चीज, इनका चिन्ह जो हो गया क्या? धनुष हो गया। इनके चिन्ह क्या हो गया? धनुष। यानी कि इनका राजकीय चिन्ह जो है, जैसे कि हम भारत के राजकीय चिन्ह क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चेरों का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। समझे कि समझे? पहला जो शासक था उसका नाम था उदयन करेल, उदयन जरेल नाम था। क्या नाम था? पहले जो शासक था उसका नाम था उदयन जरेल। उदयन जरेल के बारे में क्या थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। उदयन जरेल जो था, उदयन जरेल को कहा जाता है कि महाभारत जब युद्ध हुआ था ना, तो उसके सैनिकों को ये खाना खिलाता था उदयन जरेल। यानी कि इससे स्पष्ट हो भी सकता है कि उस समय जो उदयन जरेल के समय ही महाभारत युद्ध हुआ होगा, और जो महाभारत के युद्ध के जितने भी सैनिक वगैरह थे उनको खाना किसने खिलाया था? तो उदयन जरेल ने ही खाना खिलाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासक था उसका नाम था सेन गुटुवन। सेन गुटुवन को लाल चेर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? लाल चेर। ठीक है, लाल चेर। सेन गुटुवन जो है, सेन गुटुवन को लाल चेर कहा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, भले गुटखा खाना वगैरह बहुत ही खराब चीज है, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो जो भी गुटखा वगैरह खाता है जब थूकता है तो देखते हो क्या रेड कलर का दिखता है कि नहीं, लाल दिखता है कि नहीं। तो सेन गुटवन यानी गुटखा से याद रखो कि सेन गुटवन को क्या कहा जाता है? लाल चेर कहा जाता है। और एक और चीज इसने शुरू किया, पत्नी पूजा शुरू किया, और साथ साथ क्या किया था? श्रीलंका और अन्य राजाओं को भी आमंत्रित किया था कि आप भी आइए, अपने अपने पत्नी का पूजा कीजिए। ससुरा बहुत ही बेकार आदमी था, बताओ। उसी समय से तब ना इतना पत्नी लोग का मन बढ़ा दिया। यही जो ये ससुरा, ये क्या नाम इसका, सेन गुटवन जो है, गुटखा छाप, ये क्या किया?
पत्नी लोग का इतना ना मूड बढ़ा दिया कि आज सब कोई भुगत रहा है, ठीक है। तो पत्नियों को ये मूड बिगाड़ने वाला यानी कि उसको सर पर चढ़ाने वाला कौन सा शासक था, याद रखना सेन गुटवन जो था वही जो है अपनी वाइफ को इतना ना सर पर चढ़ा लिया कि आज तक सारे लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। क्या नाम था उसका, सेन गुटवन, लालचेर इसको कहा जाता है। और इसने पत्नी पूजा प्रारंभ किया और साथ साथ श्रीलंका और अन्य राजाओं को भी आमंत्रित किया था कि आइए आप पूजा कीजिए। आप खुद है मर रहा था, दूसरों को भी बोल रहा था कि आइए मरिए। बताइए कितना बेकार था, यही बिगाड़ दिया मन, ससुर यही मन बिगाड़ा है सब किसी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक है उसका नाम है अधिकमान। अधिकमान, अधिकमान के से याद रखिएगा, अधिकमान जो था आदि मानव यानी अधिकमान यानी आदिमान याद रखो बस, आदिमान। आदि मानव से इंसान कैसे बने, खेती करना शुरू किए। तो अधिकमान जो था खेती किया, क्या चीज़ से खेती किया, गन्ना की खेती किया। गन्ना की सबसे पहली खेती किसने किया था, तो अधिकमान ने किया था, चेर वंश का शासक था। समझ आए किस वजह। अब उसके बाद लास्ट शासक देखेंगे तो कुड़ल कईल जरेल था। कुड़ल कईल जरेल यानी कि कुड़ल कईल जरेल क्या हुआ, खत्म हो गया और इस चेर वंश का शासक भी खत्म हो गया। कुड़ल कईल मतलब उड़ गईल, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कुड़ल कईल के मतलब हो गया उड़ गईल। अब क्या हुआ, चेर वंश जो है उड़ गया। कौन लास्ट शासक था, कुड़ल कईल जरेल। कुड़ल कईल जरेल था वो उड़ गया, खत्म हो गया, चेर वंश की शासन खत्म हो गया। अब चेर वंश को समझ गए, अब हम समझते लोग क्या पांड्य वंश के बारे में समझते लोग। देखो पांड्य वंश का अभी मैंने पांड्य का अर्थ बताया कि प्राचीन देश, उसके बाद से क्या थी, उसको मातृसत्तात्मक कहा जाता है और मोतियों के लिए क्षेत्र जो है काफी फेमस था। देखो मातृसत्तात्मक होना बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि माँ की वैल्यू ज़्यादा जिस क्षेत्र में होता है वो राज्य जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, यानी उस राज्य की उन्नति भी बेहतर तरीका से होती है। तो जो पांड्य जो शासक थे, पांड्य शासक की क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। और इससे पहले जो शासक कौन सा ऐसा शासक था जो मातृसत्तात्मक था, ये आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में बता देगा। सातवाहन जो वंश था वो भी क्या था, मातृसत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वंश जो मातृसत्तात्मक है, पांड्य जो है मातृसत्तात्मक है। और साथ साथ क्या है, मोतियों के लिए काफी फेमस क्षेत्र था। इंडिका जो पुस्तक है इसमें इसकी जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, ये चीज तो मैं बता चुका, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिका जो पुस्तक है किसने लिखा था, ठीक है। उसी पुस्तक में इस पांड्य राजाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया, ठीक है। अब इनकी राजधानी कहाँ है, राजधानी है मदुरई। और पांड्य के राजाओं के बारे में मैं कल के वीडियो में बताया था, जो संगम हुआ था, तीनों संगम जो हुआ था 100 से 200 ईस्वी में, तीनों जो तमिलनाडु में संगम हुआ था वो किसने कराया था, इसी पांड्य राजाओं ने कराया था। अब इसकी क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र होगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, मदुरई। उसी मदुरई में क्या हो रहा है, द्वितीय संगम जो हो रहा था, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे। अब इनकी चिन्ह क्या है, मछली। क्या है चिन्ह, मछली। अब जो मैप में देखेंगे तो जो मैप, अगर बहुत सारे बच्चे अगर मैप को जानते होंगे, उनको मैप अगर पता होगा, देखो मैप से क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आने लगती है। ये जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र होता है केरल। ये कौन सा क्षेत्र है, केरल। ये जो क्षेत्र है क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु उसके बाद ऊपर आ जाएगा अन्य राज्य वगैरह आ जाएगा। तो ये जो केरल जो क्षेत्र था ना, ये चोर वंश का था। ये जो तमिलनाडु जो क्षेत्र था ना, पांड्य वंश का था। और यहाँ जो क्षेत्र था ना, ये क्षेत्र जो था ये था चोल वंश का। क्या था, चोल वंश का ये क्षेत्र था, ठीक है। ये हो गया चोल, लिख ही देते हैं, समझ आ जाएगा चोल। ये हो जाएगा मान के चलो पांड्य, क्या है पांड्य, ठीक है। और ये जो था क्या था, चेर, चेर वंश का ये शासक था, चेर यानी केरल। इसीलिए केरल जो क्षेत्र था इसीलिए इनको केरल पुत्र कहा। किसने कहा, अशोक ने कहा। ये पांड्य जो है, अब ये इनके चिन्ह क्या बता चुके हैं, धनुष है। और पांडव को जो चिन्ह है कौन सा है, मछली है। क्या सी है, मछली। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा समुद्र है, कौन सा समुद्र है, यहाँ पे है हिंद महासागर। ये मैं कल के वीडियो में पूछा था, बहुत सारे बच्चे मैं पूछा था कि कमेंट करके बताना है। ये इसके नीचे यानी कि भारत के दक्षिण में कौन सी सागर है, तो हिंद महासागर है। इधर अरब सागर में, इधर आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हिंद महासागर मान के चलो, ये पांड्य राजा जो है यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिंद महासागर में बैठ के मछली मार रहे हैं। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो पांड्य राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह यानी राजकीय चिन्ह क्या था, राजकीय चिन्ह क्या था, मछली था, ठीक है। अब इनका पहला शासक है, क्या नाम है, पहला शासक जो होता है नाडियन। कौन होता है, पहला जो शासक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है नाडियन। और इसने क्या किया था, समुद्र पूजा पूर्व किया था। देखो नाडियन जो है क्या किया था, नाडियन जो किया था समुद्र पूजा शुरू किया था। नाडियन जो था क्या था, पहला शासक था किस वंश का, पांड्य वंश का। और इसने समुद्र पूजा शुरू किया। इसका सबसे प्रतापी जो शासक था उसका नाम था नेडुजेलियन। क्या नाम था, नेडुजेलियन। क्या नाम था, नेडुजेलियन। ये प्रतापी कैसे था, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी आप सुन लीजिए। 290 ईस्वी में इसने एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था तलैया लंगनम। क्या था, तलैया लंगानम। तलैया लंगानम जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये ससुरा चेर, ई चोल और 5 गो औरी राजा आया था लोग मारने के लिए। क्या करा, इसको नेजुडेलम, किसका नाम है, नेडुजेलियन। नेडुजेलियन यानी कि ना डूबे, नेडू नेडू नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। यानी 5 गो राजा
चेर और चोल सब मिल गया लो, तब वो नहीं डुबा पाया गया। किसको? नेडुजिलियन को। नेडुजिलियन कौन था? पांडे का सबसे प्रतापी शासक था। इस सब जना का मार ठटा के भगा दिया, सब जना का ये अकेले हरा दिया। तो उस युद्ध का क्या नाम है? तलैया लंगानम। तलैया लंगानम कब हुआ था? 290 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसके लास्ट जो शासक है उसका नाम है नल्ली वकोडम। नल्ला है, नल्ली मतलब देखो अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, नल्ला मतलब सबसे कमजोर बेकार शासक। तो नल्ली नाम से दिख रहा है कि नल्ला शासक होगा। तो नल्ला जो शासक है वो 5वीं सदी में ये सबसे अयोग्य शासक यानी बेकार शासक था। धीरे धीरे पांडवों की शासन खत्म होते जा रही है। अब ये पूरी तरह से इसे विनाश के कगार में चले गए और ये खत्म हो गए। लेकिन अब पांडे के बारे में थोड़ी थोड़ी और एक और 2 पॉइंट देखेंगे। तो इनके रोम के साथ बेहतर संबंध था। 5वीं सदी में इनकी अंत हो जा रही है। मदुरई जो है, मदुरई जो त्योहारों के लिए फेमस शहर है। क्या है? मदुरई में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाया जाता है। आज भी मदुरई जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र मदुरई है, वहाँ पे फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। इसीलिए त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई कहा जाता है। मीनाक्षी जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर जो विश्व के लिए फेमस, विश्व में भी फेमस मंदिर है। पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र मदुरई में है। ठीक है, जो विश्व फेमस है आज भी। अब चलेंगे हम लोग कहाँ के? चोल वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चोल वंश की मैं बता चुका हूँ कि चोल का अर्थ क्या होता है? नया देश। ठीक है, चोल का अर्थ क्या होता है? नया देश। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, जिसके द्वारा जिसने लिखा है। ठीक है, तो उस बुक से जानकारी मिलती है क्या? ये चोल वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चोलों का अर्थ क्या होता है? नया देश। इसकी राजधानी कहाँ है? उरईउर। इसकी राजधानी कहाँ है? उरईउर यानी चिड़ईउर। चिड़ईउर क्या है? इससे ऊपर है तो इससे ऊपर यानी चिड़ईउर यानी उरईउर। चिड़ईउर नहीं, उरईउर। ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ ट्रिक से याद करने के लिए कि चिड़ईउर या उरईउर याद रहेगा। ठीक है, समझे? समझे? अब जो इसकी चिन्ह जो है, इसका चिन्ह याद रखना, बाघ। क्या है? इसका चिन्ह जो है पांडव का, सॉरी पांडव नहीं, चोल का जो चिन्ह है क्या है? बाघ है। चोलों का चिन्ह क्या है? बाघ है। इसका क्या था? मछली। इसका नीचे है मछली। इसका क्या था? इस देखो यहाँ पे है कौन सा? ये है पश्चिमी घाट, ये इधर है पूर्वी घाट। अब ये क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। बहुत सारे बच्चे तो एकदम बहुत चक्का होकर देख रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे को पता होगा ऑलरेडी, तो समझ पा रहे होंगे कि पश्चिमी घाट ये पर्वत है, पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, वो जब पर्वत वाला सेशन जब पढ़ाऊंगा, एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ जो मतलब ऑफलाइन क्लासेस जब कराता था उस समय रिकॉर्ड किया था। लेकिन फिर से ज्योग्राफी क्लास शुरू किया जाएगा, उसमें बेहतर तरीके से फिर से समझाया जाएगा। उसमें अगर देखना है तो जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो क्या है, जो चेर मान के चलो, चेर जो है पर्वतों, इनके चिन्ह है, पर्वत चिन्ह है। ठीक है, इनके चिन्ह जो क्या था? धनुष था, और इसका अर्थ था पर्वत। और पांडे का अर्थ था क्या? पुराना देश। और इनकी चिन्ह क्या थी? मछली। और चोलों का क्या है? अर्थ क्या है? नया देश। और इसकी चिन्ह क्या है? बाघ। याद रखना। ठीक है, और इसकी राजधानी है क्या है? इसकी राजधानी, इसकी चोलों की राजधानी उरईउर। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। और चेर की राजधानी कहाँ थी? चेर की राजधानी कुरूर या वंजी जो बताए थे वो क्षेत्र था। ठीक है, वो सब समझ गए। अब जो है यहाँ पे इसकी कावेरी नदी, हाथी, 1 वर्ष और 7 लोगों, अनाज वगैरह क्या लिखे हैं। ठीक है, इसको ये सब जो एक इतना जल्दी बोल दिए नहीं समझ आएगा। देखो, जो चोलों का जो साम्राज्य जो था ना, कावेरी नदी किनारे बसा हुआ था। तो माना जाता है कि कावेरी नदी किनारे में जो भी मैदानी भाग था, यानी जो भी फील्ड था, बहुत ही उपजाऊ था। इतना उपजाऊ था कि एक हाथी को सोने का जो जगह होता है ना, एक हाथी को मतलब रहने और सोने का जो जगह होता है, सोने के लिए जो भी जगह होता है, एक हाथी को जितना जगह, मान के चलो इतना क्षेत्र में क्या है, एगो हाथी रह रही है, एगो हाथी। ठीक है, एक हाथी, इतने क्षेत्र में अगर उस हाथी को हटा दिया जाए, इस क्षेत्र में अगर खेती किया जाए, तो इसमें इतना अनाज हो जाएगा कि 1 वर्ष तक, 1 ईयर तक 7 लोग क्या करेंगे? खाते रहेंगे, तब वो अनाजवा नहीं खत्म होगा। यानी कि एक हाथी के सोने वाले जगह पर उतने क्षेत्र में अगर खेती किया जाए तो 1 वर्ष तक 7 लोग खा सकते हैं। इतना ज्यादा उपजाऊ जमीन था। किसका? चोल वंशों के उपजाऊ जमीन था। ठीक है, समझे? कावेरी नदी के तट पर जो जितना भी मैदानी जो भाग था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। उसी चीज के लिखे हुए। ठीक है, अब जो पहला शासक था उसके क्या नाम है? उरवहप्पे। अजीब टाइप का नाम है। उर याद रखो बस। उरईउर का शासक है उरईउर का शासक है उर। बाकी इतना बड़ा नाम याद करने की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्टिव में आएगा उर तो उड़ा देना था। ठीक है, यानी कि उरईउर का शासक कौन है? उर है, पहला शासक उर है। ठीक है, लेकिन इसका याद करने की जरूरत नहीं है। प्रतापी शासक क्या था? प्रतापी शासक जो था करिकाल। क्या था? करिकाल। उरईउर का प्रतापी शासक कौन था? करिकाल था। अब ये करिकाल के बारे में क्यों जानना जरूरी है? करिकाल जो था ना, बहुत ज्यादा खतरनाक शासक था। क्या था? बहुत ज्यादा ही खतरनाक शासक था। करिकाल क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया। पूछे क्वेश्चन कि सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? तो करिकाल। ये भी याद रखना। करिकाल क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से 12,000
लोगों को पकड़ के लेके आया, यानी 12,000 दास लेके आया, वहाँ से पकड़ के टांग टूंग के लेके आया। जब श्रीलंका हार गया, मान लो श्रीलंका का जो शासक था हार गया, तो वहाँ से क्या किया, करिकाल क्या किया, 12,000 दासों को पकड़ के लाया और ला कर क्या किया, उनसे काम करवाया और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर रोड बनवाया और इस साथ साथ क्या किया, कावेरी नदी पर बांध बनवाया, जिस बांध को कहा जाता है ग्रैंड बांध। क्या कहा जाता है, ग्रैंड बांध कहा जाता है। भारत में पहला बांध इसी ने बनवाया था, किसने, करिकाल ने, वो भी दूसरे किसी से पकड़ के बनवाया था। बाद में हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे, यही काम सेम इंदिरा गांधी भी की हुई थी। जब पाकिस्तान हारा था ना, तो पाकिस्तान के लगभग 7,000 की कितना सैनिक वगैरह सरेंडर बोले थे, उन सभी को पकड़ के क्या की थी, ला के जेल में रखी थी। तो इंदिरा गांधी बोली खलिए जेल में रहेगा ठूसेगा सर, न जो खाएगा लो देश का, कोई काम का ही नहीं। तो क्या की उन लोग से रोड बनवाई थी पूरे इंडिया में, बहुत सारे रोड जो है पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको पकड़ के बनवाई थी, कौन, इंदिरा गांधी बनवाई थी। बाद में जब आधुनिक भारत में आएंगे तो उसमें समझाएंगे बेहतर तरीके से। अभी बस इतना समझो कि जो करिकाल था ना, करिकाल, हो सकता है इंदिरा गांधी भी इतिहास पढ़ी होगी, करिकाल के बारे में जानती होगी, ठीक है। तो करिकाल जो था क्या किया था, श्रीलंका का जो दास को पकड़ा था तो उसको पकड़ के क्या किया था, 160 किलोमीटर रोड बनवाया था और साथ ही साथ कावेरी नदी पर बांध बनवा दिया, जो भारत के सबसे प्राचीन बांधों में से एक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो पुहार बंदरगाह जो बनवाया था, उस बंदरगाह को आज हम लोग बोलते हैं कावेरी पट्टनम। क्या बोलते हैं, कावेरी पट्टनम बंदरगाह कहते हैं। जो किसने बनवाया था, करिकाल शासक ने बनवाया था, जो उस समय क्या नाम था, पुहार बंदरगाह। समझे। 5वीं सदी में ये क्या हो रहा है, इनकी थोड़ी सी जो शासक जो है कमजोर पड़ते जा रहे हैं और ये थोड़े डाउन होते जा रहे हैं, यानी झुकते जा रहे हैं, यानी कि 5वीं सदी के अंत तक ये एक सामंत बन के रह जाते हैं। अब सामंत होते क्या है, ये चीज़ें मैं 10 बार बता चुका हूँ, अगर नहीं पता होगा तो शुरू से वीडियो देखते हो, बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूँ, सामंत किसे कहते हैं, समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। तो 5वीं सदी में जो चोल वंश के जो शासक थे वो कमजोर पड़ गए और एक सामंत की तरह रहने लगे। बाद में 8वीं सदी में फिर से ये उनका उदय होगा, और जब 8वीं सदी आएगा तो फिर बताया जाएगा। बाकी जो रह गया 5वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के बीच में कौन कौन शासक है, उनके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ आएगा, नहीं समझ आया तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको याद करना जरूरी है। सबसे पहला तो याद करना कि चेर का अर्थ क्या होता है, पांड्य का अर्थ क्या होता है, चोल का अर्थ क्या होता है। चेर का अर्थ क्या होता है, चेर का अर्थ पर्वत, पांड्य का अर्थ क्या होता है, पुराना देश, और चोल का अर्थ नया देश। अब इनकी चिन्ह याद करना है, चेरों का चिन्ह धनुष, और पांडे का चिन्ह क्या, मछली, और चोलों का चिन्ह क्या, चोलों का चिन्ह था बाघ, ठीक है। ये तीनों चीजें, ये चिन्ह और ये जो इनके अर्थ जो है, इसको बहुत ही जरूरी है याद करना। बाकी जो हेडलाइट जो वर्ड्स हैं, यानी कि जो हेडलाइट टॉपिक वगैरह जो पॉइंट्स थे उसको मैंने बता दिया। कहाँ आपको समझ नहीं है, किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत लग रहा हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर आप जरूर पूछ सकते हैं। ये बात मैं हर क्लास में बताता हूँ, तो आपकी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पूछना आपको फ़र्ज़ बनता है, आप जरूर पूछें, और मुझे बताना भी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो अगर बेहतर तरीके से अगर समझ आ रहा हो तो क्या करना है, आपको, आप सभी को ऑलरेडी पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे और आप बेहतर तरीके से इसका नॉलेज लेते रहें, और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते रहिए। और सारे वीडियो, बहुत सारे सब्जेक्टों का वीडियो बनाया जाएगा, और किस तरह का लग रहा है वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और ठीक है, लास्ट में ये बोलूँगा कि अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, थोड़ा देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, और या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो।